दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो 2010 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा था। PYQ मतलब RO का PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे आज से। तो ये 2023 तक इसका हम लोग देख लेंगे कितना आया है, ठीक है, कितना हम लोग को करना है इसमें, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लोग किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से अपना तैयारी करा जाएगा। बाकी इसके अलावा भी इसको करने का ये मतलब है कि हम आप अभी तक बहुत सारा RO के लिए हम लगा 5-6 कोचिंगों का आपने वो डाल दिया है, टेस्ट सीरीज उसकी करा दिए। आप उसको आराम से जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट सबका बना हुआ, उसको देख लीजिए। और इसको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम से आप PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो RO का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे हम लोग। 2023 तक का हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा, जितना जितना आया है। तो 2-2 वर्ष में होता है, कभी कभी री एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे जो मिलेगा, ठीक है। तो ये 2010 का है, 2010 के पहले का नहीं था, 2010 का ही है। और अगर मिलेगा तो उसको पहले का भी हम करा देंगे। तो उसमें अध्यायवार विश्लेषण इसमें व्याख्या की गई है कि किस अध्याय से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो पहला इसमें अध्याय दिया है वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो गाय के लिए हुआ है, बी आंसर सही है इसका। तो अघन्या का मतलब होता है कि न मारे जाने योग्य, ठीक है, न मारे जाने योग्य अघन्या का मतलब होता है। तो उसको गाय के लिए कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूत्र काल और महाकाव्य काल एवं संगम काल के बारे में दूसरा टॉपिक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि विष्णु के किस अवतार को समुद्र के से पृथ्वी का उद्धार करते अंकित किया गया है? तो कच्छप है, मत्स्य है, बराह है, नृसिंह है। तो किस किस अवतार में है वो बताइए। तो इसको सभी लोग जानते हैं, बराह अवतार है उनका, सी आंसर सही है, बराह अवतार है, ठीक है। उसे पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। और पूछता है कि किस काल में ये मूर्ति बनी थी, ये मूर्ति किस काल में बनी थी? तो वो बनी थी गुप्त काल में। गुप्तकालीन मूर्ति में ये सब दिखाया गया था कि गुप्तकालीन मूर्ति में बताया गया कि विष्णु का है जो अवतार है। तो बराह अवतार विष्णु जी का तीसरा अवतार था। तो ये सभी पूछ सकता है, तो अब पूछने का तरीका उसका बदलेगा, किस तरह पूछेगा। तो विष्णु के किस अवतार में, विष्णु के बराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। फिर कहेगा मौर्य काल में ये मूर्तियाँ बनी थी, विष्णु जी का चौथा था अवतार था। तो इस तरीके से 1 2 3 करके दे देगा, कूट बता देगा कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, इस तरह से दे देगा। तो याद रखिएगा बराह है और ये मूर्ति जो है गुप्त काल की मूर्ति है और विष्णु जी का तीसरा अवतार है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल, मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है मगध का कौन सा सम्राट अपरोप रसूराम कहा गया उसको? अपरोप रसूराम कहा गया उसको। तो बिंदुसार को, अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को। तो महापद्म नंद जो था अपने आप को कहता था, अपरोप रसूराम कहता था अपने आप को, ठीक है। और पुराणों के अनुसार जो है नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्म नंद था, एक शूद्र था, ये कहते थे एक शूद्र था, ठीक है। क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वोच्च त्रांतक कहते थे इसको, सर्वोच्च त्रांतक कहते थे, क्षत्रियों का नाश करने वाला। तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहते थे इसको, भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार इसको माना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का है और इसमें वर्धन वंश के बारे में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बार बार पूछता है एग्जामों में, रिपीट करता है। तो मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक को पूछा है कई बार ये, तो कौन है इसमें? तो कह रहा है कि गौतमपूर्ण सतकर्णी है, महाक्षत्रप रुद्रदान है, महेंद्र बर्मन है और पुलकुशिन द्वितीय है। तो ये चारों जो हैं अपने आप में बहुत ही
महत्वपूर्ण राजा रहे हैं अपने अपने वंश के। तो इसमें महेंद्र वर्मन ने लिखा है, सी इसका आंसर सही है, महेंद्र वर्मन ने ये लिखा था मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, यह एक नाटक है जिसमें कापालिक संप्रदाय और बौद्ध भिक्षुओं के मध्य का समाज की में व्यवस्था, व्याप्त धार्मिक स्थितियाँ का इसमें जो है दिखाया गया, सब लिखा गया इसमें। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन किस वंश के राजा थे? तो पल्लव वंश के थे, पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा, महान राजा थे अपने वंश के। अब पहले वह जैन धर्म के अनुयायी थे, पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के पहले अनुयायी थे, किंतु बाद में ये शैव परंपरा में आ गए, शैव परंपरा में आ गए, ये बाद में शैव बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बताना है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा संबंधित है, तो किस काल से संबंधित है बताना है आपको। तो कुषाण काल है, गुप्त काल है, वर्धन काल है या राजपूत काल है? ये गुप्त काल की मूर्ति है, बी आंसर सही है, गुप्त काल की मूर्ति है। तो जो ये मूर्ति है जो गुप्त काल की चित्रकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी। तो गुप्त काल जो भी मूर्तियाँ बनी हैं वो मथुरा शैली के हिसाब किताब से बनी हैं। तो मथुरा शैली कौन सी थी? तो देसी शैली थी, वो देसी शैली थी, इस पर वह हम लोग के देश का ज़्यादा प्रभाव था। बाकी गांधार शैली में रोमन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था उसमें। ठीक है, तो गुप्त मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियों और चित्रकलाओं में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला है। भूमि स्पर्श मुद्रा की कुल प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है और यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं में से एक है जो भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या कहा गया? तो यूपीएससी में पूछा था एक बार कि भूमि स्पर्श मुद्रा में वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध ये कहना चाहते थे कि वो मार पे जीत, कहते थे कि हम तपस्या कर रहे हैं और बहुत सी नर्तकियां हैं जो मतलब उस तरह की अप्सराएं हमारे सामने डांस कर रही हैं, हमको मतलब मेरा भंग करना चाहती हैं जो हमारा तप है। तो मैं पृथ्वी को साक्षी मान के ये कह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा भी मैं विचलित नहीं हुआ इनसे। तो ये बात वो कहना चाहते हैं। छठवां है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो इम्पोर्टेंट भी है ये। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था, कृष्ण प्रथम था वही बनवाया था इसको, कृष्ण प्रथम जो था ये बनवाया था। यह शैलकृत स्थापत्य का अद्वितीय नमूना है, मतलब कि पर्वत को काट के बनाया गया है कैलाश मंदिर और यह द्रविड़ शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित है। तो कैलाश मंदिर कोई पूछेगा तो अब ये मत सोचिएगा कि ये बेसर शैली है, ये द्रविड़ शैली के प्रतिमान पे है, द्रविड़ शैली। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक जो संस्थापक था उसको दंती दुर्ग था, ये भी पूछता है दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। ठीक है, इसकी राजधानी मान्यखेत थी। वर्तमान में कर्नाटक का जो मलखेड़ है वो मान्यखेत थी इसका। मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है अलबरूनी भारत में आया था। तो अलबरूनी भारत में कब आया था? तो 9वीं शताब्दी में आया था, 10वीं में आया था, 11वीं में आया था या 12वीं में आया था? तो 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ वो आया था। और उसकी जो प्रसिद्ध बुक थी, क्या नाम था उसका? किताब उल हिंद, उसका किताब उल हिंद, जिसमें तत्कालिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है ये। और उसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन की समीक्षा की गई है इसमें। ठीक है, तो अलबरूनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है रह के। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए किसको जाना जाता है? कौन शासक था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, इसने लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक भी लगाया था, फिरोज शाह तुगलक भी लगाया था, मगर हटाया किसने था? तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था सिकंदर लोदी, डी आंसर इसका सही है। सिकंदर लोदी ने ये सर्वश्रेष्ठ शासक था लोदी वंश का, और उसने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की। समझ रहे बात को? तो लेखा परीक्षा जो आज होती है, ऑडिट जो होता है, ऑडिट जो है इसी ने करवाना शुरू किया था, सिकंदर लोदी ने प्रारंभ कराया था ऑडिट करना, शुरुआत की। और खाद्यान्न करों की, जैसे अनाज कर को समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया इसने, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। ठीक है,
और इसी ने सन 1504 में आगरा की नींव रखी थी। आगरा की नींव, आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? तो सिकंदर लोदी ने रखी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नायकों में से निम्नलिखित नायकों में कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार। तो चैतन्य थे, मीराबाई थे, नामदेव थे और वल्लभाचार्य थे। तो नामदेव जो थे ये जो है इस्लाम से प्रभावित थे, सी आंसर सही है। तो नामदेव का जन्म जो है, या सीधे पूछता है नामदेव थे, इसमें सी आंसर इसका सही है। ठीक है, ये दर्जी परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पूछते संप्रदाय पूछता है तो बाराकरी संप्रदाय थे, बारकरी संप्रदाय से के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना की इन्होंने, इनकी प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, किसमें? तो बारकरी संप्रदाय में। और ये भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके साथ में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। ठीक है, इसके कुछ पद्य गीत को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया था। ये पूछता है किनके किनके गीतों को गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया, तो नामदेव उसमें से एक हैं। ठीक है, इन्होंने कुल भक्ति परख मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में बताना है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत का लड़ी थी, खानवा का लड़ी थी, चंदेरी का लड़ी थी या घाघरा का लड़ा था? तो किस में उन्होंने लड़ा था बताइए? तो खानवा के युद्ध में लड़ा था, बी आंसर सही है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाई हुई थी। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही दिया था। इन्हीं दोनों लोगों ने उसको बुलाया था कि आइए आक्रमण करिए यहाँ पे और लोधियों को यहाँ से हटाइए। तो खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिए, जिहाद का नारा किस में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। अगला इंपॉर्टेंट ये भी है कि शिवाजी की पुरंदर की संधि 1665 निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो पुरंदर की संधि जो किन के बीच हुई थी? शिवाजी और कौन थे? तो जसवंत सिंह थे, जय सिंह थे, शाइस्ता खां था, दिलेर खां था। तो कौन था वो? तो जय सिंह के साथ हुई थी। शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी, बी आंसर सही है। तो औरंगजेब ने जय सिंह प्रथम को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और जय सिंह ने उसे पराजित कर 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। और पुरंदर की संधि के फलस्वरूप जो शिवाजी को 35 में से 23 4 लाख हुण प्रति वर्ष आय वाले किले जो थे मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। ठीक है, बीजापुर के खिलाफ अगर लड़ता है अगर औरंगजेब, तो मुगलों की सहायता कौन करेगा? तो शिवाजी करेंगे। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब दिया गया। और पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम की व्यक्तिगत विजय थी इसमें। ये संभाजी जो अभी मूवी आई थी, मूवी आई है, क्या नाम है, कावा की, क्या नाम है, कावा ही है शायद, विकी कौशल की, तो उसमें ये सब दिखाया गया है। ठीक है, तो कौन थे वो? तो जय सिंह थे, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। तो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है। तो कौन सा मस्जिद कौन बनाया था? दीन पना किसने बनाया था? तो दीन पना था। बाबर ने क्या बनवाया था? तो बाबर ने जामा मस्जिद जो थी संभल वाली, इसको बनवाया था, ये बात सही है, एक हो गया। हुमायूं ने क्या बनाया था? तो हुमायूं ने दीन पना बनवाया था। ठीक है, अकबर ने जहांगीरी महल बनाया था कि इत्ता-उद-दौला का मकबरा बनाया था, बताइए? तो जहांगीर ने इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनाया था, 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका सही सुमेलित है। तो बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया संभल में, हुमायूं ने दीन पना बनाया नई दिल्ली में, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था आगरा में, और जहांगीर ने इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था।
ठीक है, 1 2 3 सही है, इसका ए आंसर ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख संस्था और संधियां, आयोग और अधिनियम के बारे में पूछ रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के में। ठीक है, तो देखिए इतिहास के क्वेश्चन 13वां चलने वाला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो किसने कहा था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है? तो जवाहरलाल नेहरू थे, MS जिन्ना थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे, ए आंसर इसका सही है। जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को कहा था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है, और उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी कार की संज्ञा दी थी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन कोई नहीं है इसमें, तो बिना इंजन का गाड़ी कहते हैं इसको। जिन्ना इस अधिनियम के बारे में कहा था कि पूर्णतः सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत था ये। सी गोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा था इसको। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो कौन था? तो उसमें महासचिव किसको बनाया गया था? तो एक्टेवियन ह्यूम को। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया था, ए आंसर सही है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसी अधिनियम में दादा भाई नौरोजी को उनके सुझाव पर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ये भी पूछ सकता है किसके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई के सुझाव पर रखा गया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को उसको बनाया गया था, और उसके अस्थायी सदस्य जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त जो संस्था थी उसका क्या नाम था? गुप्त संगठन उसका नाम क्या था? तो युगांतर था, अनुशीलन समिति थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, या अभिनव भारत था? तो अभिनव भारत था इसका। BD सावरकर का अभिनव भारत 1904 में इसकी स्थापना किए थे उन्होंने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यह संस्था शुरुआत में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले मित्र मेला के रूप में नासिक में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखती थी। अगला डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से कौन संबंधित था? तो जस्टिन राणे थे, फिरोज शाह मेहता थे, BG तिलक थे, या दयानंद सरस्वती थे? तो कौन इसमें जो है इससे संबंधित है बताना है। तो इससे BG तिलक जुड़े थे, सी आंसर सही है। BG तिलक 1880 में लोकमान्य तिलक और AV नाम जोशी तथा BK चिपलनकर ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। आगे चलकर यह BS आप्टे, GG आगरकर, BB केलकर और इन समूहों के तमाम सहयोग से शिक्षा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1884 को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था, और न्यू इंग्लिश स्कूल को इस सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। अब बाद में MG रनाडे ने भी इसमें शामिल हुए, और रनाडे संस्थापक सदस्य नहीं थे इसमें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रनाडे इसमें जो है संस्थापक सदस्य नहीं थे, BG तिलक इससे संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 अगस्त 1928 की। कौन किया था? डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने की थी, ये आंसर सही है। तथा द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर भी इसमें शामिल थे, तो अगर इनको न दिया द्वारकानाथ रहे तो द्वारकानाथ भी आप लगा सकते हैं। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, के मध्य विवाद हुआ, जिसके कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन। अब भारतीय ब्रह्म समाज के बाद में जो है यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद में यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को।
स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी जो है क्वेश्चन आए थे, क्या है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी। तो अरुणा असफ अली तो कई बार पूछा गया, इनको पिछला भी करवा रहा था तो उसमें भी इसका अरुणा असफ अली जुड़ी हुई थी। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, डी आंसर सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। और 7 और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 8 अगस्त की वर्धा बैठक के प्रस्ताव को पुष्टि कर दी गई। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको लॉन्च कर दिया गया। मगर हुआ क्या, तो 8 तारीख को लॉन्च किया गया, 9 तारीख सुबह में सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सारे नेताओं को। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुप्त रेडियो चलाती थी, तो उसमें अरुणा असफ अली भी थी, गुप्त रेडियो चलाती थी। राम मनोहर लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ये लोग गुप्त रेडियो चलाते थे और पूरा लीड तो नहीं कह सकते, बिना नेता का ये आंदोलन था, कोई नेता नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, मगर रेडियो से जानकारी इन लोगों को मिलती थी। तो रेडियो अरुणा असफ अली भी उसमें थी, उषा मेहता थी, ये लोग करते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जुड़ी थी और पहली उत्तर प्रदेश की सीएम भी यही अरुणा असफ अली बनी थी, महिला सीएम। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दोनों कथन सही हैं इसमें, ठीक है, दोनों कथन इसमें जो है सत्य हैं और उसकी व्याख्या आर्य जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है इसमें। तो ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1946 में जो मेरठ में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन जो था वो 46 में मेरठ में संपन्न हुआ था। और उसके आचार्य JV कृपलानी जी किए थे इसमें, आचार्य JV कृपलानी, ए आंसर सही है इसमें, ठीक है। और आचार्य JV कृपलानी ने की थी और आज़ादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कभी पूछेगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी थे, JV कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आए थे इसमें आपके हिस्ट्री के। तो लगभग हमको नहीं लगता कि आप इसमें से 18-19 तो आराम से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, 18-19 तो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा। अब जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, मगर कॉन्सेप्ट तो यही सब रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही हो रहा है इसमें। अगला भारत का भूगोल से पूछ रहा है। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यही हमको बताना है। तो इसमें कौन सा, तो भीमा तो सहायक नदी है, ठीक है। तेल भी इन्हीं की सहायक नदी है कि नहीं है, तुंगभद्रा है, ठीक है। भीमा तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। तेल जो है, तेल जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। और डान नदी रसिया में बहती है। तो इसका B और D इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। B और C जो है इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कृष्णा नदी प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। डॉन नदी रूस में बहती है, जबकि तेल नदी जो है रायपुर जिले में बहती है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगला है मानसून व वन, मिट्टी और सिंचाई परियोजना पे आधारित क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु अनुभव होती है। आर्द्र मतलब कि बहुत उमस वगैरह होता है, तो वहाँ आर्द्र जलवायु है। तो कोची होगा इसमें एक, ठीक है। लुधियाना, तेजपुर, अहमदाबाद। तो कोचीन तो है, तेजपुर भी इसमें है। तो 2 और 4 इसमें है। तो 2-4 किस्में, डी आंसर सही है। बाकी अहमदाबाद में जो है शुष्क जलवायु है, यहाँ पे शुष्क है। तो लुधियाना में भी शुष्क है, ठीक है। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहीं पे आर्द्र जलवायु होती है। तो इसमें कोची में तो होती है, तेजपुर में भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। खनिज संसाधन और व्यापार उद्योग से है।
तो पहला इसमें 23 नंबर का कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय पूछ रहे हैं कहाँ पे अवस्थित है। तो रांची है, अहमदाबाद है, नागपुर है, मैसूर है। तो इसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, सी आंसर से नागपुर में है। 1 मार्च 1948 को स्थापना हुई थी इसकी। 1948 में स्थापना हुई थी। स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है परियोजना कहाँ कहाँ पे है। तो उकाई परियोजना है, पतरातू है, पेंच है, डभोल है। तो उकाई परियोजना सब जानते हैं गुजरात में है, 2 आंसर चाहिए होगा। पतरातू झारखंड में है, पतरातू झारखंड में है, 1 हो गया। पेंच जो है, पेंच जो नेशनल पार्क है उसको सब समझ सकते हैं कि पेंच जो है एमपी में है, 4 के। डोभाल जो है महाराष्ट्र में है, तो 3 हो गया। ठीक है, तो 2 1 4 3 इसमें सही ऑप्शन है। 2 1 4 3 इसका बी आंसर सही है, 2 1 4 3। तो याद रखिएगा इसको। डोभाल जो है वहाँ पे है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अगला सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें दिया है काकीनाडा। काकीनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काकीनाडा जो है कालीन है, जूट है, सूती वस्त्र है, रेशम है, तो जूट के लिए प्रसिद्ध है, 2 आंसर सही है। बिरुदनगर जो है, बिरुदनगर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, 3 हो गया। चन्नापटना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। तो चन्नापटना जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है, 4 हो गया। और भदोही तो सब जानते हैं कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये और का बस एक भदोही भी आ रहा था, 50% सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, काकीनाडा जो है थोड़ा सा उस तरह की जलवायु है काकीनाडा में, आर्द्र जलवायु, तो उस क्षेत्र में जूट उट ज़्यादा बढ़िया से होता है। तो कौन सा आंसर सही है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी आंसर इसका सही है, 2 3 4 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है। तो तेल शोधन कारखाना तो बरौनी में है, हटिया, कोयाली और नून माटी। तो कहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो हटिया में नहीं है, बाकी कोयाली में भी है, नून माटी में भी है। तो भारत में 23 रिफाइनरी भी है, देश में कुल 23 रिफाइनरी, जिसमें 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। 2 रिफाइनरी संयुक्त उपक्रम है, पीपीपी मॉडल पे हैं, और 3 जो है रिफाइनरी निजी क्षेत्र की हैं। ठीक है, हटिया में कोई तेल कारखाना नहीं है इसमें। यहाँ रांची जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, कौन, हटिया जिला। अगला कस्बा है। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट वाला पूछ रहा है, यही है ना। हाँ, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है। तो बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है। तो वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान डाटा के हिसाब से तो सबसे अधिक जो है उड़ीसा में हो रहा है, और गुजरात में, झारखंड है। तो उस समय ये दिया था, तो पूछा था 2010 में। तो आपका है उड़ीसा और गुजरात, उनको लगाना है, उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, इसको स्टार लगा लेते हैं, इसमें कोई सही नहीं है, मान लेते हैं। तो बॉक्साइट टर्सरी युग में निर्मित लैटेराइट शैलों से संबद्ध है इसका, बॉक्साइट का, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। यह अवशिष्ट जो अपक्षय का प्रतिफल है, जिसमें सिलिका का निक्षालन होता है। और इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार जो है 4 बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा 76% अकेले निकालता है। उसके बाद गुजरात है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो गुजरात जो है, गुजरात और झारखंड आपस में अपने आप को इंटरचेंज करते रहते हैं, बाकी उड़ीसा तो वही है, पापा है उड़ीसा। ठीक है, और ये 2 बेटे इधर उधर करते रहते हैं, मगर ये उड़ीसा तो नंबर 1 पे हमेशा रहेगा। उड़ीसा के बाद गुजरात है 2021 के हिसाब से। परिवहन के क्षेत्र में क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम पूर्व गलियारा मिलते हैं। तो ये गलियारा कानपुर में मिलते हैं, लखनऊ में, झांसी में, वाराणसी में। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, 4000 किलोमीटर के हैं। और कहाँ पे मिलते हैं ये। तो ये झांसी में मिलते हैं, सी आंसर सही है इसका, यूपी के झांसी में। इम्पोर्टेंट ये भी है, विश्व भूगोल के बारे में है। तो कह रहा है कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न सुबह होती है, सुबह से शुरू होती है, तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है। तो 10 बजे अगर शुरू होती है तो 5 घंटा पहले
5.5 घंटा पहले कितना होगा? 3:30 बजे। 3:30 पे सुना जा सकती है, सी आंसर सही है। समझ रहे बात को कि नहीं? कि अगर जब वहाँ पे 10 बजे सुबह मान लीजिए होना शुरू हुआ, तो भारत 5 घंटा आगे चलता है उनसे, 5.5 घंटा आगे चलता है। 10 का 5.5 घंटा और जोड़ लीजिए 10 में, तो 10 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा। तो 5 घंटा आगे भारत है, 3:30 बजे ये सुना जाएगा शाम को। सी आंसर सही है, 3:30 बजे शाम को सुना जाएगा। आर्थिक भूगोल के संदर्भ में बताना है। तीसवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो कौन सा वो देश है जो चावल के व्यापार से सब प्राप्त करता है? तो म्यांमार है, वो डी आंसर सही है, म्यांमार का। ठीक है, वर्तमान में जो है निर्यात के लिए अन्य प्रमुख जो देखिए, तो वर्तमान में अब पूछेगा तो भारत सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश हो गया चावल। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत, उसके बाद थाईलैंड है, फिर वियतनाम है, फिर पाकिस्तान है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, तब जाके म्यांमार है। म्यांमार में जो जब से तख्ता पलट हो गया तब से बर्बाद हो गया म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उपस्थित है? तो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा कहाँ उपस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया है, केनिया है या तंजानिया है? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो जाम्बिया में सर्वाधिक है, बी आंसर से जाम्बिया में सर्वाधिक तांबा है। तो भारत में तांबा जो है प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो गया था यूज होना उसका, जिसमें टीन मिश्रित करके कांस्य या कांसा बनाया जाता था तथा जस्ते मिलाकर पीतल। तो ठीक है, तांबे में कांसा मिला देने पे क्या बनता था? कांस्य बन जाता था। टीन मिलाने पे, तांबे में टीन मिलाने पे कांस्य बनता था, तथा जस्ता मिला देने पे पीतल बन जाता था। तो तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में हमारे यहाँ बहुत तगड़े से किया जाता है। तो अभी क्या है, मिनरल्स ईयरबुक 2021 में अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो है कांगो लोकतांत्रिक है। तो उत्पादक सर्वाधिक जो है कांगो लोकतांत्रिक है, मगर उस समय का जो पूछा 2010 का तो जाम्बिया था, और वर्तमान में पूछेगा तब इसको लगाएंगे कांगो लोकतांत्रिक। ठीक है, अगला है 32 नंबर का, कांगो लोकतांत्रिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बोलीविया टीन उत्पादन, मैक्सिको चांदी है, ब्राज़ील लोहा अयस्क है, पेरू सोरा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तो तब का था, तो वर्तमान में देख लेते हैं क्या आंकड़ा दिया हुआ है। तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन न लीजिए, इसका जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं उनको, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो टीन भंडार एवं उत्पादन में बोलीविया सर्वाधिक है, तो बोलीविया अभी भी इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील का लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादक की दृष्टि से तीसरा है। तो ब्राज़ील है लौह उत्पादक में है, ठीक है। मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी है, तो मैक्सिको चांदी में अग्रणी है, ठीक है। इसके अलावा सोरा उत्पादन में चिली है तथा पेरू दोनों का प्रमुख है, तो चिली और पेरू दोनों का प्रमुख है इसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो अगर मिलान करवाता है कि कौन किससे सर्वाधिक निकलता है, तो सर्वाधिक में ब्राज़ील गलत हो जाएगा इसमें। ब्राज़ील का स्थान जो है लौह अयस्क में भंडार की दृष्टि से दूसरा है और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है, ठीक है। तो बी वाला से गड़बड़ हो जाएगा। अगला है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? तो बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने कहाँ पे हैं? तो जापान में है, सी आंसर सही है। जापान के यवाटा में लौह अयस्क जो इस्पात कारखाना खुला, जो देश की मांग के अनुरूप कच्चे लोहे को एवं कोयले का भंडार नहीं है, तो उसके अनुरूप वो बनाता है जो जो ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो बाहर से उसको आयात करना पड़ता है। अगला, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस कौन सबसे अधिक वन आच्छादित है इसमें बताना है। तो जापान है, सी आंसर से, डी आंसर से जापान था। जापान में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक लगभग 67% जो है वन आच्छादित है, जबकि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भूभाग पे 24.62% है, मगर अभी 2023 का जो आया है 25.24 कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो 25 के आसपास है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी भी दुनिया में सबसे अधिक जापानी है अभी। जनसंख्या नगरीकरण, तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है? तो कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में रहता है?
16% डी आंसर सही है। 2011 के अनुसार जो है 16.49% जो उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। और देखिए 16 भी इसमें लगा सकते हैं, इसमें 17 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये राउंड फिगर अगर लेंगे तो 16 ही आएगा लगभग, मगर अब तो ये 21-22 पहुँच गया होगा क्योंकि 10-12 साल हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 2011 के अंतिम आंकड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2010 का वो है, क्या कहते हैं कि हम टेस्ट लगवा रहे हैं, 11 का आंसर दे दिया है इसमें। 2010 का ये PYQ है, ठीक है। मगर पेपर जो हुआ होगा ये जुलाई अगस्त में हुआ होगा, बाद में 2011 में, तो उसमें आंकड़े आ गए होंगे, इसीलिए दिया गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का साक्षरता परसेंटेज के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का चयन करके सही उत्तर लगाना है, कौन सा सही है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में हमको लगाना है ना। तो त्रिपुरा है 87% है, ठीक है। त्रिपुरा 87%। हिमाचल प्रदेश कितना है, तो ये जो है 83% है। सिक्किम 82% है और नागालैंड जो है 80% है। तो सर्वाधिक कौन है, तो 4 2 3 1 सही आंसर है। तो 4 2 3 1 किसमें है, सी आंसर से 4 2 3 1। तो इसको याद करना पड़ता है, इसमें समझाने का कोई मामला है नहीं। अगर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जो है जनसंख्या घनत्व तो 100 से कम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, जनसंख्या घनत्व, तो नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर। तो मिजोरम का है, सी आंसर सही है। मिजोरम का 52 है, जनसंख्या घनत्व मिजोरम का 52 है। मेघालय का 132 है, नागालैंड का 119 है और मणिपुर का 115 है, ठीक है। हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, डी आंसर सही है। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। तो तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी, ठीक है। तो 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी, तो इसीलिए मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंटेज कितना है। तो भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो परसेंटेज है वो पूछ रहा है कितना है, तो 48.46% है, ठीक है। 1.5% कम है पुरुषों से। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि कितनी हुई है। तो 10 की वृद्धि पूछ रहा है कितनी हुई थी, तो 20.09% हुई थी, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन को समझते चलिए कि किस तरह का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बहुत टफ नहीं है, जैसे ROR में हमने टेस्ट सीरीज करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टफ इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको दिमाग आपका विकसित हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य जिनमें 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, उसके बताना है। तो सबसे अधिक तो केरल में होगी, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान में सबसे न्यूनतम है, तो सी आंसर सही है। केरल में सर्वाधिक है, न्यूनतम जो है राजस्थान में 52% है, केरल में 91% है, ठीक है। केरल में 92% है, बिहार में 51% है, ठीक है। तो इसमें 2013 में फिर संशोधन हुआ था, 2013 में फिर संशोधन हुआ। इसमें संशोधन मतलब कि ओरिजिनल इसके आंकड़े जो आए 30 अप्रैल 2023 को, तो उसमें बताया गया कि नहीं ये केरल और बिहार है, ठीक है। तो ए आंसर सही हुआ इसका, मगर उस समय इसका सी आंसर था जब ये क्वेश्चन पेपर बना था। अगला 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो क्या जो उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहती है, ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, तो गलत है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य नहीं है, महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये बात सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाला नगरों की श्रेणी में आता है, तो कवाल नगर आता है, ठीक है।
तो इसका बी आंसर सही था, संविधान से आया है। तो पहला क्वेश्चन संविधान का है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 19 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, ये 24 है। डी आंसर सही है इसका, 24वां। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खान और जो जोखिम वाले कारखाने हैं उनमें वर्जित करता है काम करने से। तो बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार जो है जो बलात् श्रम है, किसी व्यक्ति की खरीदी, बिक्री, बेगारी तथा किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती किया जा रहा है, तो उस तरह का जो श्रम निषेध ठहराया गया है आर्टिकल 23 में। मगर जो बच्चों वाला है वो 24 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा दोनों कहा था? तो किसको कहा था? तो आर्टिकल 32 को कहा था कि 14 को? डी आंसर सही, आर्टिकल 32 को कहा था उन्होंने। अगला है कि सूचना का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक्ट भी आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2017 में, तो सॉरी राइट टू प्राइवेसी था। तो एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो आप क्या लगाएंगे, मूल अधिकार लगाएंगे, विधिक अधिकार लगाएंगे इसका? तो दोनों अधिकार ने, एक विधिक अधिकार ने एक मूल अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब पारित हुआ तो विधिक अधिकार बन गया था। बी आंसर सही है, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। अगला, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है किसको? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? तो समता के अधिकार को समझा जाता है। ठीक है, समता का अधिकार जो है किसे, मतलब द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। डी आंसर 27 का। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समता के अधिकार को जाना जाता है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समानता से संबंधित है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकार ने मान्यता दी थी। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है। ये प्रत्येक नागरिकों को समान परिस्थितियों और बर्ताव की गारंटी देता है। समान परिस्थितियों और बर्ताव की गारंटी देता है। इस अधिकार को कभी कभी लाल अधिकार भी कहते हैं। तो कभी पूछ देगा लाल अधिकार क्या है, तो समानता का अधिकार है। प्रथम पीढ़ी के अधिकारों में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है। इसमें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार शामिल है। जबकि तृतीय पीढ़ी में शांति, विकास, स्वच्छ पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। तृतीय पीढ़ी के अधिकारों को सामूहिक एकात्मक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगला है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका और आपात संबंध। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन है भारत का? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधिकर्ता, महाधिवक्ता तो राज्यों के होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिनको कहते हैं, आर्टिकल 76 में इनका है प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है महान्यायवादी का। ये है 165 में। ठीक है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वेंकट रमणी हैं। ठीक है, अगला है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है कि वार्षिक जो अपना है प्रतिवेदन वो तो राष्ट्रपति को सौंपता है। बी आंसर सही है। ठीक है, संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन जो है अपने कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें उन मामलों का उल्लेख रहता है जिन पर सरकार ने कोई परामर्श नहीं लिया है अथवा आयोग के परामर्श को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। यह अनुच्छेद 323 में उल्लेखित है। ठीक है, 323 पूछेगा तो यही बता दीजिएगा। अगला है कि नीचे दिए गए वक्तव्य में से कथन कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने की
अर्हता रखता हो या योग्यता रखता हो, तो पहला सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो दोनों कथन सत्य है और इसका स्पष्टीकरण भी है। आर एक स्पष्टीकरण है, ए आंसर इसका सही है। अगला है, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पहला काम होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ का पद धारण न किया हो, और वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने सदन का स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपात काल में निलंबित नहीं होता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में है, तो नहीं होता। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए, लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, तो ठीक है दूसरा। अगला है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता उस समय अरुण जेटली रहे होंगे। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मुंटेक सिंह अहलूवालिया है, तो योजना आयोग खत्म हो गया है अब। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो उस समय 1, 2, 3 से सही आंसर था, डी आंसर सही था। बाकी जो इसमें पहला है और दूसरा है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, 2, 3 अब तो बदल गए हैं करंट अफेयर्स में। तो 2004 से 14 में योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था, उसके आयोग के अध्यक्ष जो है पीएम हो गए हैं अब। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इसमें 1, 2 ही सही मानिए उसको। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, ये ठीक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बात ठीक है। तीसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, नहीं मुख्यमंत्री की नहीं, किसकी सलाह पे करता है? तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है संविधान के 164 में। ठीक, और विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, परंतु राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये वाला सही है। तो इसका सी वाला जो गड़बड़ है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों को नहीं करता वो, इसकी ये बस है उनकी नियुक्ति, मुख्य जो है मंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है कि गृह मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा, ये सब रक्षा मंत्री नहीं होता राज्यों में, पीडब्ल्यूडी का मंत्री कौन होगा, जल मंत्री कौन होगा, तो ये सब तय करते हैं कौन? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे, समस्त कृत्य नहीं, कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी इनके पास है, इसीलिए सी वाला गड़बड़ है इसमें, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था, अब तो निरस्त हो गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में इसको निरस्त कर दिया गया। अगला है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी जल विवाद है किन किन राज्यों के मध्य है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, बताइए। तो कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तो डी आंसर इसका सही है। तो प्रमुख प्रायद्वीप नदियों में से एक कावेरी नदी, जिसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोडांगू जिले से ब्रह्मगिरी पर्वत से हुआ है। इसका प्रवाह जो है बेसिन केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में है, तो इन चारों में विवाद चल रहा है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि न्याय व्यवस्था के बारे में है, तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब हुई थी?
तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। तो कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। ये आंसर सही है। तो ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था। इसी के साथ में उच्च न्यायालयों के इतिहास आरंभ हुआ था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अनुसार आवश्यकता अनुसार ब्रिटिश क्राउन को आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया और 1862 में कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो वर्तमान में 25 है। अगला है अर्थव्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत नहीं आता? तो ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो क्या नहीं आता इसमें? तो ग्रामीण उद्योग नहीं आता इसमें, डी आंसर सही है। ग्रामीण उद्योग नहीं आता, बाकी ग्रामीण जल आपूर्ति, सड़कें, विद्युतीकरण आता है इसमें। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड जो है कब उसकी स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1955 से लेके 1995 से 1996 के बीच में हुई थी। ठीक है, 95-96 में स्थापना हुई थी RIDF का। ठीक है। अगला है कि JNNURM जन्नूराम। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसको जन्नूराम भी कहते हैं, जन्नूराम, ये है। संबंध में किस में सुधार करने के लिए है? तो ग्रामीण भवन निर्माण में नहीं, शहरी तथा ग्रामीण विपणन संरचना में, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने में, या शहरी अधोसंरचना में। तो शहरी अधोसंरचना के लिए जन्नूराम, डी आंसर सही है। ये शहरी अधोसंरचना के लिए है। ठीक है। अगला है जन्नूराम की स्थापना जो है कब से प्रारंभ किया गया था? जन्नूराम को 2005 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है। तो ये शहरी गरीबी के बुनियादी सेवाओं हेतु उप मिशन है। इसके अंतर्गत जो है आश्रय, बुनियादी सेवाएं, अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान किया जाता है। ठीक है। और शहरी अवस्थापना शासन हेतु उप शासन, इसके अंतर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवेज, ठोस जल अपशिष्ट, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन, पुराने शहरों के पुनरुत्थान के लिए काम करना, ये सब इसमें शामिल है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारित हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो छाया कीमतों की किसने विकसित किया था? टिनबर्गिन ने, AK सेन ने, PC मालनोबिस ने, R नग्स ने। किसने किया था ये? तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा जो किया था टिनबर्गिन ने किया था। ए आंसर सही है, टिनबर्गिन। तो छाया कीमतों का प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो पूंजी निवेश के जो प्रस्ताव होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और इस अवधारणा को सर्वप्रथम डच अर्थशास्त्री टिनबर्गिन ने 1979 में इसको किया था। ठीक है। अगला है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय बजट। तो भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? 2011-12 है, इसको बता चुका हूँ मैं। 2011-12 में GDP काउंट किया जाता है CSO द्वारा। ठीक है। तो उस समय 4-5 था जिस समय क्वेश्चन पूछा था, इस समय 11-12 है। अगला है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग नहीं है, रिजर्व बैंक नहीं है, वित्त मंत्रालय है। तो वित्त मंत्रालय बनाता है। इसका आर्थिक मामले का जो विभाग है, तो आर्थिक मामले का विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, यही तैयार करता है। बी आंसर सही है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि उद्योग एवं व्यापार से क्वेश्चन है। 60वां सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, उत्तर प्रदेश में, ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। ये आंसर सही है। इफको। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2011 में कृषि संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना था? तो GBA देखते हैं 2021-22 के अनुसार जो कीमतों का था,
क्रमशः 18% था, फिर 28% है, फिर 53% है। तो प्राथमिक है ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है, ठीक है। तो इसमें कोई सही नहीं है। तो वर्तमान में जो है 18.8 है, मान लीजिए 19 हो गया होगा इस समय पे। करंट अफेयर्स में देखेंगे इसको, जब करंट अफेयर्स की क्लास होगी तो इसमें इसको देखा जाएगा। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, दलहन की खेती का संवर्धन करना। तो क्या है इसमें बताइए? तो कृषि निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देना इसमें है इसका। 2004-05 में शुरू की गई थी, उस समय करंट अफेयर था होगा। करंट अफेयर्स नहीं कह सकते इसको, ए आंसर सही है इसका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वित्त व्यवस्था सही है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? राज्य 0% है, केंद्र 100%, राज्य 25%, 75%। तो इसका पूरा जो है अब जो है 60-40 हो गया है, ठीक है। 60-40 नॉर्मल राज्य हैं उनके लिए है, स्पेशल राज्यों के लिए 90-10 है, ठीक है। अब इसका बदल गया है 2015-16 से, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोस्वामी कमेटी है औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति है शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापुर समिति है बैंकों में ग्राहक सेवा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। तो जो तारापुर समिति है बैंक में ग्राहक सेवा जो है यही सही नहीं है, डी वाली। बाकी गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता के लिए है, जानकी रमन शेयर घोटाले से संबंधित थी, और मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से सुरक्षित थी, और तारापुर समिति थी भारतीय मुद्रा का चालू खाते में परिवर्तनीयता थी, ठीक है। करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी जो थी मुद्रा की उस पर थी ये, बैंक में ग्राहक सेवा नहीं था, डी आंसर सही है इसका। अगला मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो 1 रुपये का नोट तथा सिक्का निर्गमन करना वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, ये आंसर सही है। 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय का सचिव साइन करता है, और सिक्का जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान किस अवधि के लिए संबद्ध है? तो इसके बारे में हम लोग पिछले वाले पेपर में जो इकोनॉमिक्स का देखें हम लोग, किसका है वो, संस्कृति आई इसका, उसमें एक लाइन से पूरा बताया गया वित्त आयोग के बारे में। तो वो मेरा इसके पहले ही अपलोड हुआ है, संस्कृति आई इसका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है, ठीक है। तो अभी जो है 2026 से 31 के लिए अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन हुआ है। 15वें वित्त आयोग 16वां है, बताइए 15वां या 16वां है अरविंद पनगड़िया वाला। 2026 से 31 के बीच के लिए है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? 13 वाला। तो 2010 से 15 था उस समय, डी आंसर, सी आंसर सही है इसका। अगला, चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया था? तो पूर्ण परिवर्तनीयता जो है चालू खाते की कब घोषित की गई थी? तो 1994 में घोषित की गई थी, ए आंसर सही है। 1994 में भी जो पूंजी खाते की है घोषित नहीं किया गया उसको। पंजाब नेशनल बैंक के विलय होने वाले वाणिज्यिक बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक में कौन से विलय हुए थे वाणिज्यिक बैंक? तो इसमें उस समय हुआ था न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, बी आंसर सही है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया इसमें विलयित हुआ था, ठीक है। ये पुराना था ये। वर्तमान में 2019 तक जो है वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकार ने घटा के 12 कर दिया उसको, ठीक है। अगला है भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक तो संगठन शेयर बाजार है। तो 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है इसमें बताना है। भारत है, पाकिस्तान है, कंबोडिया है, नेपाल है। तो कौन नहीं है इसमें?
कंबोडिया है कि नहीं है? कंबोडिया है इसमें। 8 देश हैं, कौन कौन है? तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और अफगानिस्तान है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते के में संरक्षण करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ट्रिप्स समझौते में कौन सम्मिलित नहीं है? तो व्यापार मार्ग है, एकीकृत सर्किट के रूप में रूपाकृत का बाह्य प्रारूप, भौगोलिक संकेतक, पौधा उत्पादन। तो इसमें पौधा उत्पादन शामिल नहीं है, डी आंसर सही है इसमें पौधा उत्पादन शामिल नहीं है, 70 का डी सही है। क्या क्या सम्मिलित है इसमें? तो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, भौगोलिक संकेतक है, औद्योगिक रूपरेखा है, पेटेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा है, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना जो है, ये जो है इसमें 7 जो है सम्मिलित हैं। 7 चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। डंकल का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डंकल WTO से, गैट से, OCGC से, एग्जिम बैंक से। तो डंकन प्रारूप जो है गैट से संबंधित है, बी आंसर सही है इसका, गैट से संबंधित है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड से। ठीक है, बाद में डंकन ड्राफ्ट को देश द्वारा संशोधन के साथ स्वीकार किया गया था, और विश्व व्यापार संगठन की नींव पड़ी थी। तो विश्व व्यापार संगठन की नींव जो है इन्हीं की वजह से पड़ी थी, डंकन की वजह से। अगला विज्ञान में है, तो निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर है, डी आंसर सही है इसका, पायरोमीटर से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अधिक तापमान अगर मापना है तो पायरोमीटर से मापा जाता है। बाकी प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सीय थर्मामीटर, ये सब कोई शामिल नहीं है इसमें। अगला है, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो जल में एक वायु का बुलबुला किस रूप में कार्य करता है? एक उत्तल दर्पण जैसे, एक अवतल लेंस जैसे, एक अवतल दर्पण जैसे, एक उत्तल लेंस जैसे। तो किस में काम करता है? तो लेंस की भांति काम करता है, तो अवतल लेंस की भांति काम करता है, बी आंसर सही, अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगला, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए ये प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो आयाम, जैसे टेलीविजन में जो ध्वनि है को प्रेषित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण, मतलब मैग्निफिकेशन, डी मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो किसका मॉड्यूलेशन किया जाता है इसमें? आयाम का, कि स्पंद संकेत का, आवृत्ति का, समय विस्तार गुणन का, किसका किया जाता है बताइए? तो आवृत्ति का होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इसमें, सी आंसर सही है। ठीक है, तो टेलीविज़न या दूरदर्शन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य वीडियो संकेत को एक स्थान से सभी दिशाओं में या फिर एक दिशा में फैलाना, प्रसारण करना, दूसरे स्थान पर इस संकेतकों का उपयोग विधि से ग्रहण किया जाता है, और जो इसमें आवृत्ति मॉड्यूलेशन संबंधित है। ठीक है, अगला है, रासायनिक विज्ञान में ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो कौन से समस्थानिक से ट्यूमर की जो ट्यूमर संसूचित होता है? तो वो ए है, AS74 है, आर्सेनिक 74, ये आंसर सही है। तो इसमें कोशिका में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि रेडियम हो गया, प्लूटोनियम इत्यादि में हड्डी का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्केलाइड के प्रयोग में, रेडियोधर्मी लेजर किरणों से शल्य चिकित्सा करके या बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। ठीक है, तो आर्सेनिक 74 है, ए आंसर सही है इसका, आर्सेनिक 74। ठीक है, मानव चिकित्सा विज्ञान से अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो अगला इसमें कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, तो विटामिन B6 है, सी आंसर सही है।
तो विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। यह सपनों के रंग, स्पष्टता और गंभीरता को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें है मांस, मछली, अंडा और डेयरी उत्पाद इसमें शामिल हैं इसके स्रोत में। जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं भाई? तो चेचक का टीका, हैजा का टीका, पोलियो का टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोलियो का टीका के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पोलियो टीका, ठीक है, याद रखिएगा, पोलियो के टीका के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सा जो है विटामिन संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन K है और विटामिन A है। तो विटामिन B12 और विटामिन K जो है, A और C जो है, इसका A और C दोनों आंत के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित होते हैं, A/C/A। ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह रक्त की उपस्थिति में सहायक होता है, रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। मुख्यतः मनुष्य की आंत में जीवाणुओं द्वारा विटामिन K का भी संश्लेषण होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो बोमर है, स्टेपीज है, मैलियस है और इंकस है। तो कौन सा है? तो स्टेपीज है, बी से स्टेपीज है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज जो कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी जो है वो क्या कहते हैं? इसको फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी, फीमर जांग की हड्डी होती है वो। अगला है कृषि पशुपालन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में कृषि परिषद कितने हैं? 20 है। डी आंसर सही है, 20 है, याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट पे 20 जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भारत में है। यह पिछले 50 वर्षों की जलवायु और मिट्टी के आंकड़ों के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अभी तो 20 ही चलेंगे काफ़ी दिन तक। अगला है कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो PSU लुधियाना द्वारा, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा, IISR लखनऊ द्वारा, IARI नई दिल्ली द्वारा। तो बी आंसर से इसका जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा विकसित किया गया है इसको। अगला सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च का सेंटर कहाँ पे है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में। तो जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में। इसकी स्थापना जो है मरु वनीकरण के केंद्र के रूप में 1952 में की गई थी। इसे 1959 में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान CAJRI के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया इसको। ठीक है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है। बेंगलुरु में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है बेंगलुरु में, और अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता? थीन है, कैफीन है, टैनिन है, मार्फिन है। तो क्या जो है चाय में नहीं पाया जाता है? तो मार्फिन नहीं पाया जाता, डी आंसर सही है। चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता। मार्फिन अफीम या पोस्ते से प्राप्त होता है। ये मार्फिन जो पोस्ता से प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से। इसका प्रयोग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के निदान करने में मार्फिन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्जिमोना के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, धनिया के बीज। तो सरसों के बीज में जो मिश्रित करते हैं सब, इम्प्योरिटी मिलाते हैं सब, सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्जिमोन के बीज को। ये आंसर सही है।
सरसों तेल निकालते समय सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है अर्जिमोन के बीज तेल। अर्जिमोन के बीज का अपमिश्रण के रूप में सरसों का तेल निकालने के समय सामान्यतः प्रयोग में किया जाता है इसका। अगला है मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो मसालों का बागान जो है केरल को कहा जाता है। ए आंसर सही है। तो 2021 और 22 के अनुसार जो है सर्वाधिक मसाला उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर तेलंगाना में। केरल है ही नहीं कहीं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका तो ए आंसर सही है कि मसालों का बागान केरल को कहा जाता है, मगर सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तेलंगाना है। ठीक है, अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है। तो नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में यूज में लाए जाते हैं? तो धान की गेहूँ है, धान है, चना है, सरसों। तो धान के लिए बी आंसर सही है, धान के लिए। ठीक है, तो जैसे इस शैवाल हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक के अलावा शैवाल तथा जीवाणु की कुछ प्रजातियां वायुमंडल में नाइट्रोजन का 80% का स्थिरांक कर मृदा पर तथा पौधों को पोषण प्रदान करती हैं ये। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? हरित ईंधन का स्रोत कौन है? तो पाइन है, करंज है, फर्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो करंज हरित ईंधन का स्रोत है, करंज। बी आंसर सही है, करंज है। इसके अतिरिक्त इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो गंजेपन की समस्या, आँखों दांतों के रोग, कुष्ठ रोग, पेट की बीमारी, बवासीर आदि जैसे रोगों में करंज जो है लाभ मिलता है करंज से। भारत की 20वीं परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो 20वां जो है, अभी तो भारत में वर्तमान में कुल 23 जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल क्षमता जो है 7,480 मेगावाट की है। और 20वां जो परमाणु होता वो कैगा में बन रहा था, 2011 में कैगा में बना था। अभी तो 23 है। विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा दूरबीन है? तो गैलीलियो है, आइस क्यूब है, डिस्कवरी है, चैलेंजर है। तो सबसे जो बड़ी दूरबीन है वो कौन सी है? तो आइस क्यूब है। तो विश्व का विशालतम दूरबीन आइस क्यूब है, बी आंसर सही है। तो आइस क्यूब कहाँ है? तो आइस क्यूब जो दूरबीन है अंटार्कटिका में के भूमिगत सतहों में स्थापित किया गया था इसको। विश्व की विशालतम रेडियो टेलीस्कोप जो है फास्ट है, FAST फास्ट, जिसका व्यास जो है 500 मीटर के आसपास है। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुंजियाओ में स्थापित किया गया है इसको। और इसके में जो है 4450 पैनल लगे हुए हैं। 4450 पैनल लगे हुए हैं किसमें? फास्ट में। तो विश्व का विशालतम रेडियो टेलीस्कोप जो है फास्ट है। और उस समय विशाल दूरबीन जो आइस क्यूब था, मगर अब फास्ट हो गया है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही पहचानना है हमको, कौन सा सही है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपनी स्वप्निल मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी रोवर सौर ऊर्जा से संचालित है। तो क्यूरियोसिटी रोवर सौर ऊर्जा से नहीं है, ठीक नहीं है। रोवर में विशेष रसायन विज्ञान की एक कैमरा की युक्ति है, जो मंगल की सतह पर उपस्थित पदार्थों में माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्वों की पहचान कर सकता है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, इसका डी आंसर सही है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है पनडुब्बी चलित प्रक्षेपास्त्र SLBM जो है के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। SLBM के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो पहला इसे भारत के रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो हाँ, DRDO द्वारा विकसित किया गया है इसको। इसे भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत पर लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी मारे क्षमता 700 भी ठीक है, सभी सही है। इसका डी आंसर सही है। ठीक है, करंट अफेयर्स था उस समय का। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक के उपयोग में लाया जा सकता है? तो प्रोटीन विश्लेषण, DNA अंगुली छापन, गुणसूत्र गणना, DNA की परिणात्मक विश्लेषण। तो क्या ला सकते हैं इसमें, किस से कर सकते हैं हम लोग? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से ला सकते हैं, बी आंसर सही है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बच्चे की पैतृकता को स्थापित किया जा सकता है। सूचना और प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के मेल का पता चलता है करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्या कहते हैं? लॉगिन, पासवर्ड, फिंगर आर्चिव। तो क्या कहते हैं उसको? तो फिंगर कहते हैं उसको, ठीक है। सी से फिंगर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला है कि पारिस्थितिकी पर्यावरण का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन करता है, ए आंसर सही है। लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन लोग खाते भी हैं। यह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। जिस क्षेत्र में वायु का प्रदूषण बढ़ जाता है लाइकेन मृत हो जाते हैं वहाँ पे। अगला है कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किस संबंध में क्रांति ला दी है? तो लोगों के आवागमन में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों के संवेदनशीलता के संबंध में। डी, ये तीनों में ला दी है। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसमें सबसे कम जो है प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो डीजल है, कोयला है, हाइड्रोजन है, मिट्टी का तेल है। तो हाइड्रोजन है, सी आंसर सही। सबसे कम हाइड्रोजन करता है। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है, कानपुर है। तो आगरा में किया गया है, ए आंसर सही है। आलू निर्यात जोन जो है आगरा में है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आलू तथा आम के निर्यात के लिए निर्यात जोन अधिसूचित किया गया जिसमें आलू निर्यात जोन आगरा जोन को स्थापित किया गया। आगरा जोन के तहत आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ इसमें ज़िले में आते हैं। आम एवं सब्जियों के लिए निर्यात जोन के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी जिला शामिल है, ठीक है। ये सब है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य कौन सी है? विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? तो कथक है, भरतनाट्यम है, उड़ीसा है, कुचिपुड़ी है। उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है। तो ए आंसर सही है, कथक है इसका, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? तो सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है कौशाम्बी है, बी आंसर सही है। जबकि सारनाथ तथा कुशीनगर केवल बौद्ध धर्मों से संबंधित है। कौशाम्बी है जो इलाहाबाद के पास है। अगला है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला आगरा, मेरठ में, इलाहाबाद, कानपुर में, गोरखपुर, जौनपुर में और लखनऊ और सहारनपुर में। तो आगरा, मेरठ में ढोला गाया जाता है, ए आंसर सही है। आला विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आला के बारे में पूछता है। वीर रस गाथा है महोबा के वीर भाइयों की, आला और उदल की, ठीक है। महोबा के थे आला, उदल। 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये ठीक है। अगला नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, ये भी ठीक है। भारत कला भवन जो है वाराणसी में, ये भी ठीक है। चौरसिया नृत्य कहाँ पे है? तो गोरखपुर में दिया है। तो चौरसिया जो नृत्य है गोरखपुर में नहीं है, तो कहाँ है? तो चौरसिया जो है नृत्य जौनपुर के कहारों का है, जौनपुर के कहारों का, ठीक है। डी आंसर सही नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली में है, उर्वरक कारखाना आंवला में है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, सी आंसर सही है इसका। तो ये चूर्क में है, ठीक है। चूर्क में है ये, चूर्क या डाला में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सी इसका गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो दिया हुआ है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताना है। तो नोएडा है, कानपुर है, लखनऊ है,
नोएडा है, आगरा है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है। तो जो है निर्यात वाला जो सॉफ्टवेयर पार्क जो हैं वो कई जगह स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ सब शामिल हैं इसमें। तो उस समय जो है काफ़ी, उसमें तो मान लीजिए अब एक कोई ऐसा आंसर लगा देंगे, मगर अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदल गया है सब। तो इसमें जो है देखिए, तो 1991 में नोएडा था, फिर लखनऊ था, फिर 2002 में कानपुर हो गया, 2003 में प्रयागराज हुआ, फिर मेरठ 2021 में मेरठ में बना है। ठीक है, 2022 के अंत में निम्नलिखित पर निर्यातमुखी सॉफ्टवेयर पार्क 2022 तक थे 21 में। तो 2, 2, 4, 5 निर्यात पार्क हैं सॉफ्टवेयर के, मेरठ में भी एक बना है। अगला है सूची 1 की सूची 2 से मिलाना है, पार्क जोन है और जिला है। तो अप्रैल पार्क जो है उन्नाव दिया है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है सहारनपुर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ दिया है। तो कौन कहाँ पे है यही बताना है। तो अप्रैल पार्क कानपुर में है, ठीक है, 3 हो गया पहले का। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो जो है लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है, 4 हो गया। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो सहारनपुर में है, 2 हो गया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में है, 1 हो गया। तो 3, 4, 2, 1 इसका सही है। 3, 4, 2, 1 ए आंसर सही है इसका। 3, 4, 1, 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें हैं और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। तो 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामतगिरी पर्वत। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, 1 हो गया। बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर में है, 2 हो गया। जामा मस्जिद जो है 84 गुंबद कहाँ है भाई? तो 84 गुंबद जालौन में है, 4 हो गया। जामा मस्जिद जो है मुरादाबाद में, 3 हो गया। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही है। 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 किस में है? 4, 3, 2, 1 सी आंसर में देखिए है, 4, 3, 2, 1 सी आंसर सही है। तो 84 गुंबद जालौन है, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामतगिरी चित्रकूट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ दिया है। तो लाल बहादुर गन्ना विकास संस्थान जो है वो लखनऊ में है, मेरठ में नहीं है। तो पहला ही गड़बड़ है इसमें, तो पहला ही गड़बड़ है। ए आंसर इसका सही है, यही सुमेलित नहीं है, मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है। तो लखनऊ में क्या क्या है? तो लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान भी लखनऊ में ही है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान और लाल बहादुर जो गन्ना किसान संस्थान भी, वो भी लखनऊ में ही है, दोनों लखनऊ में है। ठीक है, अगला है तर्क शक्ति वाला आ गया क्वेश्चन। तो उसमें रीजनिंग का थोड़ा क्वेश्चन दिया है, तो मिलान कराना है कौन सा सही है। तो लिख सकते हैं हम लोग ABSENT को ZYHVMG लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ए में जेड लिखा है, तो ये इसमें एक को लिखेंगे 27 - 1 = 26, 26 होगा जेड। तो 27 - 1 किया गया है इसमें, ठीक है, सब में 27 - 1 किया गया है। तो बी में 27 - 1, 27 - 2 किया बी में, तो वाई आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यस में 27 - 3 किया गया है, सॉरी 27 - 19। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है 27 - 1 किया 26 जेड आया, 27 - 2 किया 25 वाई आया, 27 - 19 किया 8 आया, 27 - 5 किया तो 22 आया, और 27 - 54 किया 14 किया तो 13 आया, 13 एम आया, और 27 के तो 7 में जी आया। ठीक है, उसी तरह से जब इसमें सेम वही प्रोसेस करेंगे तो KIVHVM आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, सी वाला। ठीक है, बस घटाना है इसमें। अगला है कि 1, 3, 7 x 13 31 y में क्रमशः x y का मान कितना होगा। तो x y का मान पूछा है इसमें, कैसे लगाएंगे इसको। तो श्रृंखला है, तो 1 में क्या जोड़ा है, +2 जोड़ा है, +2 जोड़ा है यहाँ पे,
और यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 हो गया है, तो 4 जुड़ा है। ठीक है, फिर मान लीजिए 8 जोड़ते हैं, प्लस 8 कर दिए तो 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 में फिर से पर 16 जोड़ेंगे, 15 में 16 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। 31 में पुनः हम लोग 16 8 16 दोनों के 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सही है। तो 63 है और 15 है, 15 और 63 है, डी आंसर सही है। तो क्या किया गया, +2 किया गया है, फिर +4 किया गया, फिर +8 किया गया, +16 किया गया, +32 किया गया। ठीक है, एक दूसरे का दोगुना कर दिया गया है। इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है। ठीक है, तो इस तरह किया गया, तो इसमें 63 आया है और 15 आया है, डी आंसर इसका सही है। 63 15, देखिए इसमें ऐसे ही किया है। अगला क्वेश्चन है कि 500 व्यक्तियों के एक समूह में 500 व्यक्ति के एक समूह में 300 व्यक्ति जो हैं, 500 का समूह है, उसमें 300 हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी 300, 120 अंग्रेजी, इंग्लिश जो है 120 बोल सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो केवल हिंदी बोलने वाली संख्या कितनी है, 300 + 120, तो ये हो गया 420 हो गया। 420 लोग हिंदी या तो बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे, मगर इसमें 80 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलेंगे, तो इसका बी आंसर सही है। 80 लोग जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है कि ए बी से 5 वर्ष छोटा है। ए जो है, ए जो है बी से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, बी की आयु सी से 3 गुनी है, तो बी की आयु जो है सी की 3 गुनी है। ठीक है, सी की 3 गुनी है। सी की आयु 4 वर्ष पूर्व 10 थी, तो सी की आयु जो है 4 वर्ष पहले जो थी वो 10 थी, तो b - 4 = कितना हो जाएगा, 3 × 10 हो सकता है ना ये। या ऐसे कर सकते हैं, अगर वर्तमान में 4 वर्ष पहले सी की आयु 10 थी, 4 वर्ष पहले सी की आयु 10 थी, वर्तमान में 14 होगी, तो सी = 14 वर्ष का है। ठीक है, तो बी कितना हो गया, 14 × 42 हो गया। जब बी 42 हो गया तो ए की उम्र कितना हो जाएगी, 42 में से 5 निकाल देते हैं तो 37 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 37 6 कितना होगा, 43 होगा। बी आंसर सही है, 43 हो जाएगा। समझने की बात की नहीं, कहने का मतलब ए की आयु जो बी से 5 कम है, बी की आयु सी से 3 गुनी है, और सी की आयु जो है 4 वर्ष पहले 10 थी, तो 4 वर्ष पहले अगर 10 थी तो वर्तमान में 10 4 14 हो जाएगी ना, तो 14 हो गई, सी = 14 रख देंगे, तो 14 थी 42, बी के 42 ही आ जाएगा। अब बी के 42 में से हम 5 अगर निकाल देते हैं तो ए आ जाएगा, ए की आयु। तो ए की आयु पूछा है कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 43 हो जाएगी। बी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैसे लगाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या खंड में संख्या कितनी होगी, यहाँ पे जो कॉमन है जो ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे संख्या क्या होगी, तो 3 दूनी के 6 - 1, 3 × 6 2 - 1 5 हो गया, 5 दूनी के 10 - 2 8 हो गया, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 - 3 13 हो गया, 13 दूनी के 26 -4 22 हो गया, तो 22 दूनी के 44 - 6 38 हो जाएगा। कितना होगा, 44 - 6 कितना होगा,
तो 1 2 3 4, 44 माइनस 5, 7 5 12, 44, 22 दूनी की 44 माइनस 5 39 हो जाएगा। बी आंसर सही है, 39 हो जाएगा इसका। तो ऐसे करके निकालना है सबका, ऐसे दुगुना करके उसमें से 3, फिर इसके बाद में यहाँ 4, फिर यहाँ पे 5 निकलेगा तो 39 आ जाएगा। इसका बी आंसर सही है, 39। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शब्दों से बेमेल है, कौन सा भिन्न है? तो तार है, ईमेल है, फैक्स है, संदेश वाहक है। तो तार जो है, ईमेल है, फैक्स है, तो तीनों जो हैं ये संदेश प्रेषित भेजने के काम आते हैं, एक मीडियम संदेश भेजने का। तो ईमेल से भी भेज सकते हैं, तार से भी भेज सकते हैं, फैक्स से भी भेज सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, इलेक्ट्रॉनिक। संदेश वाहक जो है पैदल या गाड़ी से जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है, भौतिक माध्यम है। डी आंसर सही है इसका। अगला, यदि किसी महीने की 7 तारीख को रविवार, तो कह रहे यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है, 2 दिन रविवार के 2 दिन पहले कौन सा होगा? शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पति होगा ना, बृहस्पति 7 पड़ रहा है। तो महीने की 27 तारीख को क्या होगा? 7 चौक 28, बुध होगा। बुध दिया ही नहीं इसमें। फिर से देख लेते हैं इसको कि किसी महीने की का जो 7 तारीख है वो रविवार के 2 दिन पहले का है। तो रविवार के 2 दिन पहले क्या होगा? तो रविवार है तो शनिवार होगा, शुक्रवार होगा 2 दिन पहले। तो 7 तारीख को शुक्रवार है तो 28 तारीख को भी शुक्रवार होगा। ठीक है, तो पूछ रहा महीने की 27 तारीख के बाद अगला दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये आंसर सही है, शुक्रवार ही होगा। अगला है कि यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है, तो संख्या क्या है? मान लें संख्या x है, तो 3/8 x प्लस 2/7 x बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देते हैं जब हम लोग, तो कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 8 दूनी का 16, 21 x प्लस 16 x इक्वल टू 7 8 56, तो 370 गुणित 56, तो कितना आ जाएगा? 560 आया। x इक्वल टू, डी आंसर सही है, x इक्वल टू 560 आ जाएगा। कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है इसमें, डी आंसर सही है। अगला है, किसी साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाएगी। तो कितने साधारण ब्याज की दर पे एक राशि 16 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो मान लो 100 रुपये मूलधन है, ठीक है, 100 रुपये मूलधन मान लेते हैं, 100 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा 2 गुना होगा ना, 200 हो जाएगा मिश्रधन इसका। ठीक है, 16 वर्षों में, समय 16 वर्ष लग गया। तो पूछा साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 200 है, मूलधन कितना है? 100 है, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आया? 100 रुपये आया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते समय बराबर क्या होता है? रेट होता है, दर होती है, दर। साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणते दर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते बटे समय होता है, मूलधन गुणते दर बटे समय गुणते 100 होता है। ठीक है, तो दर उसको उस तरह निकाल लेंगे तो साधारण ब्याज कितना आया है? 100 आया है। फिर 100 से ये है, मूलधन कितना है? 100 है, और समय कितना? 16 है। तो 100 बटे में 16, 100 बटे में 16 मतलब हो गया आपको 6 से 1/4। बी आंसर सही है, 6 से 1/4 होगा इसका। जो ब्याज होगी उसको प्रतिवर्ष 6 से 1/4 मिलेगी। ठीक है, 15 का हो गया। अगला है, यदि किसी संख्या में 4 घटा दें तो वह संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो कह रहा है, माना संख्या यक्स मान लेते हैं, संख्या जो है यक्स है, तो कह रहे हैं कि संख्या में से 4 घटा देते हैं तो वो संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाती है।
तो संख्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 ये बन जाएगा। तो एक बन जाएगा x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। तो x इक्वल टू 7 होगा, x इक्वल टू -3 होगा। तो -3 होगा नहीं तो 7 होगा, ठीक है। -3 माने 7 होगा ये। तो डी आंसर सही है। x जो है वो संख्या 7 है। 7 में से 7 डी आंसर से 7 होगा ये। अगला है, अगला कह रहा है कि यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 100 में से 40 जो अंग्रेजी में हुए, 20 जो है हिंदी में, 20 जो है 40 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गए, हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गए। 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में फेल हो गए। तो 12 जो है अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में फेल हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है, दोनों में कितना उत्तीर्ण हुए। तो पहले निकाल लेते हैं कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पहले 40 20 60 हो गया। 60 हिंदी इंग्लिश में है, -12 जो है दोनों में है। तो टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो 52 हो गए। यहाँ से कितना हो गया, 60 में से 42 जैसे 48 हो जाएगा। 48 लोग फेल हो गए हैं, समझ रहे बात को। तो 40 लोग फेल हुए हैं किस में, इंग्लिश में, 20 लोग हिंदी में, मगर 12 लोग हैं दोनों में फेल हो गए हैं। तो 60 में दोनों में से 12 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 100 छात्र हैं। तो 48 में से 100 में से 48 अगर निकाल देते हैं तो कितना आएगा, 52 बचेगा। तो 52 लोग जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, बी आंसर सही है इसका। 52 लोग जो पास हो गए हैं इसमें, ठीक है, 52 लोग पास हुए हैं। कह रहा है कि एक नाव जिसकी शांत जल में गति जो है 6 किलोमीटर पर घंटा है, 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है। तो नदी के प्रवाह की गति बताना है। तो नदी का वेग कितना है, तो मान लेते हैं नदी का वेग जो है x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और नाव का वेग जो है 6 किलोमीटर पर घंटा है नाव का, ठीक है। तो नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 - x हो जाएगी, ठीक है। तो वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है बताइए, तो वेग कितना है, तो 6 - x वेग है इसका। और दूरी कितनी है, दूरी दी नहीं है, दूरी हम लोग निकाल लेंगे। दूरी दिया तो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी दिया है, 1 किलोमीटर। तो 1 बटे समय कितना दिया है, तो समय कितना दिया है, 15 मिनट दिया। 15 मिनट बताइए 1/4, तो 1/4 हो गया, 1/4 घंटा हो गया, ठीक है। तो 6 - x, ये जो 4 ऊपर चला जाएगा, 6 - x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। 2 किलोमीटर पर घंटा है, ये आंसर सही है। नदी की प्रवाह गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो उसका सी वाला आंसर सही है, 2 किलोमीटर पर घंटा। अगला है कि इतने का मान के -1/343 का मान कितना होगा, -2/3 इस पर वो है पावर है, तो इसका मान कितना होगा। तो जब इसको बटे का ऊपर लेके जाएंगे तो 3 को, तो इसको 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस हट जाएगा यहाँ से, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक। तो 7 की पावर अगर हम कितना रखेंगे तो ये 343 हो जाएगा। 7 की पावर 3, 7 7 49, 49 7 7 9 63 और 7 चौक 28 और 4 8 43, ठीक है, 343 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 7 की पावर 2 बचा, माइनस है ये, ठीक है। तो 7 की पावर 2 बचा तो कितना हो जाएगा, -49 हो जाएगा, ठीक है। 49 आंसर होगा इसका, ए आंसर सही है, 49 होगा, ठीक। अगला है समसामयिकी है। तो उस समय की समसामयिकी 2010 की पूछिए, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो समसामयिकी को छोड़ देते हैं। उस समय देखिए क्या पूछा था, ये पूछ रहा है आयोग का अध्यक्ष भी पूछ रहा है, काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी पूछ रहा था। अध्यक्ष को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसका निर्यात ज़्यादा है प्रश्नकाल में,
भारत में माल सेवा का निर्यात जीडीपी में कितना परसेंटेज है? 2021-22 में कितना है? 21.3% था। इंडिया फॉर कार्टून टू द नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखा था? इंडिया फ्रॉम करजन, कार्टून नहीं है, करजन है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखा है? तो दुर्गादास ने लिखा है इसको। ए आंसर सही है, दुर्गादास लिखे हैं इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनीकरण राष्ट्र है? ये सब पूछ रहा है। हरिकेन, लंदन ओलंपिक, ये सब जो है कोई मतलब नहीं है इसका। पूछ रहा है कि 2011 में दक्षेस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दक्षेस 2016 में हुआ है लास्ट में, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किए जाने के कारण रद्द हो गया था। ठीक है, तो ये सब है, इसको करंट अफेयर्स है तो इसको देखने लायक नहीं है ज़्यादा। ठीक है, विविध में क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था? 2004 को। आंसर सही है। 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। 2025 को क्या किया गया है? तो क्वांटम फिजिक्स से शायद किया गया ना, क्वांटम फिजिक्स से शायद किया गया है, क्वांटम प्रौद्योगिकी ऐसा कुछ किया गया है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, एक बार बताए भी हैं इसको किसी टेस्ट में। ठीक है, तो जिसमें कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2025 के बारे में पूछेगा तो अलग अलग विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 3-4 वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ये है। अगला है कि ऐतिहासिक स्थल और राज्य हैं। तो भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, 2 है। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में 4 हो गया। मानस कहाँ है? तो असम में है, 1 हो गया। शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में 3 हो गया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी आंसर सही है इसका। तो ये तो याद होना चाहिए आपको सारा। देखिए, भीमबेटका है एमपी में, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक में, मानस जो है असम में है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन इसके जीएस के हो गए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स वाले को हमने 5-6 था उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वाले किसी PYQ में, जिसमें हिंदी भी अभी आएगा इसका। ठीक है, चलिए हिंदी वाले में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो किसी भी रूप में वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ज्वाइन भी कर सकते हैं, थैंक्स भी भेज सकते हैं हमको, तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।